अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले जिस चैप्टर को उसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ना सिर्फ हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे बट इस चैप्टर के अराउंड जो पैरेलल कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करते हैं हम उनको भी समझेंगे। इस वजह से आपको शायद कहीं पे लगे कि मैं आपको दूसरे चैप्टर को भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उस दूसरे चैप्टर को नहीं पढ़ा रहा। मैं आपको इसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो कि दूसरे चैप्टर में पाई जाती है। सही है। सो वी आर गोइंग टू बिगिन एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज से। एंड आई नो चार्ज इज अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बट एज आई सेड कि चार्ज समझना बहुत क्रूशियल है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि करंट क्या होता है। सही है। तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद चार्ज। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट आप किसी भी क्लास में जाके कर लो। हाँ, बच्चों से जाके पूछो कि बेटा आप मुझे समझा दो कि चार्ज क्या होता है। तो एक बहुत रटा रटाया जवाब आता है कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल व्हिच अलाउज इट टू अट्रैक्ट और रिपेल। ये डेफिनेशन बिल्कुल भी गलत नहीं है एंड आई एम नॉट सेइंग कि गलत है। इट्स अ फेयर डेफिनेशन। एट द सेम टाइम इट्स नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन। उसकी वजह यह है कि यार डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि उस चीज़ के बारे में हमें ए टू जी सब बता दे। दैट्स अ गुड डेफिनेशन। तो अगर हम लोग सिर्फ इतना बोले ना कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट अलाउज इट टू अट्रैक्ट और रिपेल, देन इट्स काइंड ऑफ एम्बिगुअस। इसके अलावा क्या होता है चार्ज पर? तो एक बेहतर डेफिनेशन क्या होगी? एक बेहतर डेफिनेशन ये होगी कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अलाउज इट टू इंटरैक्ट विद इन एन इलेक्ट्रिक और अ मैग्नेटिक फील्ड। कि क्या है? चार्ज हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की विच इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बात आपने याद रखनी है। आप चार्ज बना नहीं सकते, ना आप चार्ज खत्म कर सकते। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हाँ, आप किसी बॉडी को चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हो, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो या निकाल रहे हो। सही। वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि हम लोग कन्वेक्शन करते हैं, कंडक्शन करते हैं, जो जो हम लोग चीज़ें करते हैं, रेडिएशन करते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की विच अलाउज इट टू इंटरैक्ट विद इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैं किसी चार्ज बॉडी को किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूंगा तो अच्छे बच्चों की तरह चल के नहीं निकल जाएगा। वो कोई ना कोई वहाँ पे जाके मस्तियाँ करेगा। एंड दैट मस्ती कैन बी एनीथिंग। सही। हो सकता है वो अट्रैक्ट हो जाए, हो सकता है वो रिपेल हो जाए, हो सकता है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है वो डिफ्लेक्ट हो जाए। बट दैट्स नॉट अवर कंसर्न राइट नाउ। बट हम लोग को खाली इतना मालूम होना चाहिए कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी विच अलाउज द मटेरियल टू डू ऑल ऑफ दिस। सही हो गया। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये तो हमने डेफिनेशन होगी, प्रॉपर्टी दैट अलाउज टू इंटरैक्ट इन अ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स अ वन पार्ट। अब जब चार्ज समझ में आ गया तो चार्ज से करंट को कैसे रिलेट किया जाए भैया? ये देखो, सबसे पहली बात ये है कि जो हमारे पास करंट होता है वो चार्ज ही होता है, बस ये फ्लोइंग चार्ज होता है। सही। ये ऐसे बैठा हुआ है चार्ज, घूम गया करंट। सही। बैठा हुआ है चार्ज, चल गया करंट। सो दिस इज नथिंग बट जैसे ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर जाता है ना, जो कि एक चार्ज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं करंट। नाउ क्या ये चार्ज कहीं पे भी फ्लो कर सकता है? चंचल है, कहीं पे भी चला जाएगा? नहीं। चार्ज की ना एक बेसिकली आप कह सकते हो इसकी एक शर्त होती है कि ये उन्हीं चीज़ों में फ्लो करेगा विच आर कॉल्ड कंडक्टर्स विच अलाउज इट टू फ्लो। तो ऐसे मटेरियल जो कि इस चार्ज को फ्लो करने की इजाज़त देते हैं, दोज आर कॉल्ड कंडक्टर। अच्छा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा ना वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को आपको डम डाउन करके थोड़ा सा समझा दूँ ताकि आपको यहाँ पे कंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पढ़ ही लेंगे। हमारे पास फॉरबिडन बैंड क्या होता है, कंडक्टिंग बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाए कि यार हाँ चीज़ है। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेन है, ये है लेट्स से प्लेटफॉर्म ए। ये मेरे पास है मेरी छुक छुक गाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे आया मेरे पास एक पैसेंजर जो यहाँ से उतरा, इसके पास है सामान, ठीक है, इसके पास है सामान। और प्लेटफॉर्म बी जो कि थोड़ा दूर है, वहाँ पे हमारे पास एक जगह है, एक रूम है, जिस रूम के अंदर हम वहाँ पे बैठे हुए कूली। कूली कौन होते हैं? वो लोग जो कि आपके सामान आपके या तो ट्रेन से उठा के बाहर से उठा के ट्रेन में डालते हैं या फिर ट्रेन से उठा के आपका बाहर निकाल के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बैठे हुए कूली, और यहाँ पे मेरे पास है 2-3 कूली है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारी कूली हैं, ठीक है। अब बात यह है कि इस बंदे का सामान प्लेटफॉर्म ए पे है और कूली है प्लेटफॉर्म बी पे। आपको लगता है कि उन कूली का इस बंदे को कोई फ़ायदा हो रहा है? क्या वो जो कूली है इस बंदे को किसी तरह से फैसिलिटेट कर पा रहे हैं? डिस्पाइट द फैक्ट वो मौजूद तो हैं, लेकिन जब वो उस जगह पे मौजूद नहीं जिस जगह पर आपको चाहिए, तो चाहे वहाँ पे 5 कूली हो, 100 कूली हो, 1000 कूली हो, आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये कूली
यहाँ पे आ जाए और बेशक एक कूली हो, ये कूली यहाँ पे आ जाए तो डेफिनेटली ये बंदे का सामान उठा के इसको पास करा देगा, जिस बंदे का सामान उठा के इसको पास करा देगा। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी हम लोग लेट्स से इसको इसी एग्जाम्पल पे रखते हैं, जब भी हम लोग सामान लेके आएंगे तो ना सिर्फ इस बात की ये बात ज़रूरी है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी हो उन कूलियों की, बट कि ये भी बात ज़रूरी है कि उस जगह पे हो जिस जगह पे हमें चाहिए। उसी तरह हम लोग कहते हैं कि हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होते हैं, लेकिन कंडक्शन के लिए ये बात ज़रूरी होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हो वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो, तभी जाके हमारे पास चार्ज ट्रैवल करेगा। अगर मेरे पास कोई मटेरियल है जिसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद, तो हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नेसेसरी फॉर अ कंडक्टर टू कंडक्ट, फॉर अ मटेरियल टू कंडक्ट। ये एग्जाम्पल आपने अपने दिमाग में रखनी है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि एक कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बल्कि फ्रीली अवेलेबल भी होते हैं कि वो उस चार्ज को कैरी कर सकें, राइट। तो दिस वॉज अवर वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको कहा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत रिलेट किया है, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा बहुत रिलेट किया है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ना है। सही, हम लोग जब बैलेंस बैंड, फॉरबिडन बैंड, कंडक्टिंग बैंड पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बहुत डिटेल में आ जाएगा। नाउ अगर हम लोग करंट को डिफाइन करें तो हम लोग ऑलरेडी कर दिया कि करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने पढ़ा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दिस विल बी इन अ मटेरियल कॉल्ड इज कंडक्टर। बगैर कंडक्टर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकता। अनदर थिंग वी नीड टू नो इसके इसका फॉर्मूला क्या है। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज I इज इक्वल टू Q/T, यानी चार्ज डिवाइड बाई टाइम, कि कितना चार्ज कितने टाइम में गुजर रहा है, एक वक्त पे कितना चार्ज किसी मटेरियल से कितने टाइम में गुजर रहा है। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे एक वक्त पे 2 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इसका जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 एम्पियर। अगर यहाँ पे 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सही, सिंपल एज दैट। उसके बाद यार एक चीज़ समझते हैं कि हम लोगों ने बचपन से जब भी सर्किट बना है या फिर हमने सर्किट देखे हैं, सर्किट की डायग्राम देखी, इनफैक्ट आपका जो प्रैक्टिकल का जर्नल होगा उसके ऊपर भी जो सर्किट की डायग्राम बनी हुई होंगी वो कुछ ऐसे ही तो बनी हुई होती है कि हमारे पास ऐसे ऐसे करके कुछ जा रहा होता है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हमारे पास बैटरी है, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हमने लगा दिया यहाँ पे बल्ब, और ये जो हमारा बल्ब है ये बैटरी को कनेक्ट करते ही ब्राइट हो गया। तो यहाँ पे जो एरोज होते हैं, ये जो मैंने एरोज बनाए, ये एरोज क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये एरो सिग्निफाई कर रहे हैं कि हमारे पास इन जो चार्ज कि हमारे पास जो करंट है उसकी डायरेक्शन ये है, करंट ऐसे करके जा रहा है। इनफैक्ट हम लोग जब भी कोई भी लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है तो हमने ऐसे ही पढ़ा है ना कि हमारे पास अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में कर लेते तो फोर्स यहाँ पे लगती है वगैरह। तो वहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि करंट की एक डायरेक्शन है। सही है, तो हमें ये बात मालूम है कि करंट की एक डायरेक्शन है। हमने अभी पढ़ा कि हम लोग करंट का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ऐसे। तो हमने एक बात तो देख ली कि भाई जो भी हमारे पास करंट है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। तो इजीली हम लोग ये बात डिड्यूस कर सकते हैं कि करंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा इसके पास डायरेक्शन है, ये भी सॉ दैट, एंड हमने ये भी देखा कि इसके पास मैग्नीट्यूड है। तो मेक सेंस कि यार करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि किसी भी क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए उसको एक पर्टिकुलर लॉ को अबाइड करना होता है, उसके एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करना होता है, एंड दैट लॉ इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दैट लॉ इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सही। अगर कोई चीज़ इस वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे तो वो बेशक अपने पास मैग्नीट्यूड भी रखे, डायरेक्शन भी रख ले, तब भी हम उसको वेक्टर नहीं कहेंगे। अच्छा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता क्या? दैट विल बी समथिंग वी विल नीड टू स्टडी इन अवर चैप्टर वेक्टर्स। बट अगर मैं आपको बहुत ऊपर से बता दूं तो यार देखो, हमारे पास 2 तरह की एडिशन होती है, एक होती है अलजेब्रिक एडिशन और एक होती है वेक्टर्स एडिशन। लेट्स से अगर मैं इस वैल्यू को ऐड कर दूँ 2 + 4 = 5, तो ये एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जो हमने की, और यहाँ पे हमने अलजेब्रिक कैलकुलेशन की। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता 2i + 4j, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता था 5ij? नहीं लिख सकता था, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे आई कैप और जे कैप लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस में है, ये हमारे पास वाई एक्सिस में, और ये दोनों फिजिकली ऐड नहीं हो सकते। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हम लोग को ऑब्वियसली बात है इसको डिफरेंटली ऐड करना पड़ेगा, हम लोग अंडर लगा के ऐड करेंगे। सो दैट शोज अस कि यार हमारे पास ये जो वेक्टर्स हैं डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं करंट की, तो अगर ये मेरे पास लेट से 2 एम्पेयर का करंट है और ये मेरे पास 3 एम्पेयर का करंट है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इनकी डायरेक्शन अलग है, मैं फिर भी इनको 2 + 3 करके ऐड कर सकता हूँ। इसका
इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को तो अबाइड ही नहीं करते, नॉट फॉलो, सही, ये फॉलो ही नहीं करते। अब ऐसी क्वांटिटीज़ का वैसे तो नाम टेंसर क्वांटिटीज़ होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ का वैसे तो नाम टेंसर क्वांटिटीज़ होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। लेकिन ये चीज़ अक्सर किताबों में लिखी नहीं जाती, तो अगर आपको ऑप्शन में ये ना मिले तो आपने लिख देना है कि भाई करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बट हमें क्या पता है, हमें पता है करंट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसके बाद डायरेक्शन मैग्नीट्यूड मौजूद है। ये जहाँ पे मार खा गया वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। सो दिस इज लाइक द रियल आंसर एंड दिस इज द एग्जाम स्पेसिफिक आंसर। अच्छा, तो भैया एक बात, चलो हमें यहाँ तक समझ आ गया कि करंट की डायरेक्शन है और करंट का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब यह है कि करंट के पास दो महाज खुल गए जिसके ऊपर वो चेंज ला सकता है। करंट अपने मैग्नीट्यूड में भी चेंज ला सकता है, करंट अपनी डायरेक्शन में भी चेंज ला सकता है, ठीक है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें वेरिएशन पाई जा सकते हैं करंट की। हो सकता है करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर का हो, यहाँ पे 10 एम्पेयर का हो जाए, यहाँ पे 15 एम्पेयर का हो जाए। हो सकता है करंट यहाँ पे 5 एम्पेयर का हो, फिर यहाँ पे 5 एम्पेयर का, फिर यहाँ पे 5 एम्पेयर का हो। इसका मतलब यह है कि वेरिएशन के लिए हमारे पास अब दो पॉसिबल जगह हैं, ठीक है। हमारे पास दो पॉसिबल वेरिएबल्स हैं। अब कोई ऐसा भी तो करंट होगा जो कि इन दोनों पॉसिबल वेरिएशंस के ऊपर कांस्टेंट पाया जाए, है ना। एक ऐसा भी तो करंट होगा जो कि 5 एम्पेयर की स्पीड से, 5 एम्पेयर के मैग्नीट्यूड से ऐसे ही जाता रहे होगा। तो ऐसा करंट जो कि ना तो अपने मैग्नीट्यूड और ना ही हम अपने डायरेक्शन में कोई भी चेंज लाता है, यानी उन दोनों में के अंदर कांस्टेंट होता है, ऐसे करंट को कहा जाता है स्टेडी करंट। ऐसे करंट को कहा जाता है स्टेडी करंट, ठीक है। यानी वैसा करंट जिसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थ्रू आउट द सर्किट सेम रहे, सही। नाउ इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको हम लोग लिखते हैं कि आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी टी। इसे हम इतना बताते हैं कि अगर हम लोग बहुत छोटे इंटरवल के ऊपर करंट को वापस चेक करते रहें तो हम देखेंगे कि करंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स मोशन या फिर थ्रू आउट इट्स सर्किट लेंथ, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। इसके बारे में ज़्यादा इतनी डिटेल हम लोग को मालूम होनी नहीं चाहिए, बट दैट्स द होल कोर आइडिया विच वी नीड टू नो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज स्लाइटली या फिर हैवीली कह लो कॉन्सेप्चुअल है, बट आप लोगों ने यहाँ पे ना मेरे साथ देना है और आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ गए ना तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत मज़े से समझ में आ जाएगा। और अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू आवर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे कि जब भी मेरे पास करंट फ्लो करता है ना, लेट्स से कि मेरे पास ये एक तार है, इसके अंदर मेरे पास करंट फ्लो कर रहा है, यानी मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके मूव कर रहे हैं, सही है। नाउ द थिंग इज कि इस कंडीशन के अंदर जाहिर सी बात है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। चलो आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड कैसे जाएगी और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे जाएगी? इलेक्ट्रॉन की फील्ड होगी रेडियली इनवर्ड्स और जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड्स, सही। मैं कह सकता हूँ कि यार काइंड ऑफ पैरेलल है, क्योंकि आगे जाके तो यूँ जाके तो यूँ ही हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन की जो फील्ड है वो कुछ ऐसे है। अच्छा, ठीक है सर। एक और चीज़, ना सिर्फ एक मूविंग चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके पास एक और भी फील्ड होगी। वो होगी एक ओवरलैपिंग फील्ड जो कि ऐसे होगी। आप बताइए कौन सी फील्ड होगी? दिस इज गोइंग टू बी अवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हम देखते हैं कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, यानी जब भी हमारे पास करंट फ्लो करता है, तो ना सिर्फ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है, सही। अच्छा, एक मजे की बात बताऊँ आपको। आप एक काम करो, अगर आपके पास वो रबर वाले चार्जर होते हैं ना, जिनके ऊपर रबर का वायर होता है, आप उस चार्जर को लो, आप उसको प्लग इन करो और आप किसी भी मेटेलिक चीज़ के उसको पास लेके जाओ, तार को, पिन को नहीं तार को, तो आप देखोगे जो तार होगा ना वो मेटेलिक चीज़ से चिपकने की कोशिश करेगा। दैट इज़ बिकॉज द फैक्ट कि हमारे पास जब भी हमारे पास करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जो उस मेटल से वो चिपक रहा है ना, दैट इज़ ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्यों पढ़ा? हमने यहाँ पे इस वजह से पढ़ा कि जब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उसकी जो बैकिंग होगी ना, उसकी कॉन्सेप्चुअल बैकिंग है ना, वो यही है कि यार क्योंकि हमारे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है, यानी एक तरह से कह लो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म बन रहा है, तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को सही से इस्तेमाल करें तो हम लोग करंट बना सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है ना फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमने उसके अंदर कुछ भी नहीं किया। हमने खाली बोला कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को चेंज करें, उसके साथ खिलवाड़ करें, तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट विल इवेंचुअली प्रोड्यूस करंट।
तो हमने इतना बोला कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है मेरा भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमें करंट बना के देगी, हमें बस उसको मैनिपुलेट करना है। ऑलराइट, सो दिस इज ये बात से बात निकल गई। बट हम लोग अभी अगले आते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज अवर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल करंट। दैट्स अ बिग टॉपिक, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे कि भाई कौन सी चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे, और फिर इंशाल्लाह हम लोग को समझ में भी आएगी। कन्वेंशनल एंड नॉन, राइट। अच्छा यार, बिफोर गेटिंग टू द टॉपिक मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इस मिसाल को अपने दिमाग में रखना है। लेट्स से मेरी क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, दोनों का नाम है बिलाल, दोनों का नाम है बिलाल। एक का नाम है बिलाल इमरान और एक का नाम है बिलाल खान, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि एक टीचर है जो कि ऑफन कंफ्यूज कर देती है बिलाल इमरान को बिलाल खान को। यानी आप कह सकते हो कि जब वो लेट्स से chaos प्रोड्यूस हो जाता है, जब वो बिलाल कहती है तो इमरान भी खड़ा हो जाता है, खान भी खड़ा हो जाता है। तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि इन दोनों के पहले नाम तो सेम है। उन्होंने बोला मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए काम करती हूँ, मैं जब बिलाल इमरान को बुलाऊंगी तो मैं सिर्फ बोलूँगी इमरान, मैं बोलूँगी सिर्फ इमरान, और जब मैं बिलाल खान को बुलाऊंगी तो मैं बोलूँगी सिर्फ खान। इससे क्या होगा, इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर मी टू कॉल बोथ ऑफ देम या फिर वन ऑफ देम। अब बात यह आती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तो क्या बिलाल इमरान का नाम इमरान है या फिर बिलाल खान का नाम खान है, तो आप बोलोगे नहीं सर, ना तो बिलाल इमरान का नाम इमरान है ना तो खान का नाम खान है। बट इनफैक्ट हम लोगों ने इनको अपनी आसानी के लिए ऐसा बोला है। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज़ हम अपनी आसानी के लिए रखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बात सच भी हो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, बिलाल इमरान और बिलाल खान वाली कहानी, ये चीज़ हम लोगों के पास आगे जाके बहुत काम आएगी। हमारे सॉफ्टवेयर को बीच में रियलाइज हुआ कि उसको काम नहीं करना, तो उसने काम करना छोड़ दिया। तो हम लोग फिर से कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशन करंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लगी तो भाई थक गया बंदा। तो अगेन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल करंट। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को लिख लेते हैं इनके बारे में फैक्ट्स, और उसके बाद हम लोग ना समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। एक चीज़ होती है हमारे पास कन्वेंशनल करंट और एक चीज़ होती है हमारे पास नॉन कन्वेंशनल करंट। अब अगेन, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ कन्वेंशनल हो तो वो सही भी हो, और कोई चीज़ नॉन कन्वेंशनल हो तो वो गलत हो। दैट्स अ वे टू लुक एट इट, ठीक है। तो अपनी इसी के मुताबिक, क्योंकि जब हम लोग सर्किट पढ़ते हैं तो हम लोग कन्वेंशनल करंट से पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए पढ़ना आसान रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सही है, हम लोग भी उसको समझेंगे भी कि क्यों सही नहीं है ये। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड दिस, ओके। सो हम लोग समझते हैं। तो भैया सबसे पहली बात जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए कि जो कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज़ अ पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन करंट। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन जाती है ये। अब कैसे जाती है कि प्रोटॉन निकलते हैं, प्रोटॉन तो निकल नहीं सकते, तो कुछ होता होगा जिसकी वजह से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। दूसरी बात है दैट इज़ अ रिलेटिव करंट, दैट इज़ अ रिलेटिव करंट, सही। अब आज हम लोग नॉन कन्वेंशनल करंट पे, दिस इज अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यहाँ पे आप ये लिख दो कि दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। क्या होते हैं होल्स अभी समझेंगे, फॉर नाउ आपसे इतना लिख दो, दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दिस इज अ एक्चुअल करंट जो कि हमें एक्चुअल में पाया जाता है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी बात जो हमें मालूम होनी चाहिए कि दिस अगेन यहाँ पे हम लोग वही लिख रहे हैं कि दिस इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा हुआ है तो दिस कंपेरिजन इज ऑर्डरली सिमिलर टू हाउ वी कंपेयर बिटवीन अवर क्या कहते हैं पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। मतलब हमने यही बात बोली थी कि एक के अंदर जो क्या कहते हैं चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक के अंदर हमारे पे होल्स होते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग रहा है समवट सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। तभी मैंने कहा था कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से उसको अच्छा खासा कंपेयर करते हुए चलेंगे इस चीज़ को। नाउ सही है भाई, मैं नहीं मिटा रहा। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके हम लोग समझते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग
एक कॉन्सेप्ट को दो कॉन्सेप्ट में तोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट ए में और कॉन्सेप्ट बी में। अब जो कॉन्सेप्ट ए होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू हाफ ऑफ द आइडिया, एंड जो कॉन्सेप्ट बी होगा दैट इज अगेन गोइंग टू गिव यू द लेटर हाफ ऑफ द आइडिया। और फिर जब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाया जाएगा तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द एंटायर पिक्चर कि चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट ए। अच्छा, ये आपने कहानी की तरह समझना है, ठीक है। जब कहानी समझ में आ जाती है ना, तब हम लोगों को एक्चुअल चीज पुटिंग करने में मुश्किल नहीं होती। आपने जितनी भी चीजें मैंने आपको समझानी है, आपने ऐसा कहानी समझनी है, सही है। सो कॉन्सेप्ट ये हमसे कहता है कि भैया मेरे पास एक बंदा है जिसके पास है 100 रुपये, और मेरे पास एक बंदा है जिसके पास है 0 रुपये, और मेरे पास एक बंदा है जिसके पास है -100 रुपये। एक बंदा है जिसके पास 100 रुपये, एक बंदा है जिसके पास एक भी रुपया नहीं, और एक बंदा है जो कि कर्जे में। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे अमीर कौन है, तो आपका जवाब आएगा कि सर जिसके पास 100 रुपये हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है। अब मेरा सवाल है कि बेटा इनमें से सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा है, तो ये आप बोलोगे सर ये जिसके पास कर्जा है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। मेक सेंस। अब मैं आपसे बोलूं कि यार ठीक है, एक जिसके पास 100 रुपये वो सबसे ज़्यादा अमीर है, जिसके पास -100 है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। ये बंदा भी तो पैसे लेस है, ये बंदे के पास भी तो पैसे नहीं है, ये बंदा सबसे गरीब क्यों नहीं है। तो आप बोलोगे सर हाँ बेशक इसके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस बंदे को जब इससे कंपेयर किया ना तो इसके हालात इससे तो बेहतर है। कम से कम इसके पास पैसे नहीं है तो ये किसी को पैसे ओ भी तो नहीं करता, राइट। सो हमें एक बात समझ में, अब मैं आपको बोलूँ कि यार अच्छा ठीक है इसको कराओ, अमीर लोगों से हम बात नहीं करते, वो भी हमसे बात नहीं करते। आप मुझे बताओ कि जिस बंदे के पास 1 रुपया नहीं है और जिस बंदे के पास कर्जा है, उन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है। तो आप बोलोगे सर वैसे तो दोनों के दोनों ही गरीब है, ठीक है, दोनों के दोनों ही गरीब है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ना तो ये बंदा ज़्यादा गरीब है, ये बंदा ज़्यादा गरीब है। क्यों? क्योंकि इसके पास ना तो पैसे हैं और ये किसी और को पैसे ओ भी करता है। ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बॉडी है जो कि है न्यूट्रल, मेरे पास एक बॉडी है जो कि है न्यूट्रल, और मेरे पास एक और बॉडी है जो कि है नेगेटिवली चार्ज, जो कि है नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग कह देते हैं फॉर द टाइम बीइंग ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रल बॉडी में ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा है, तो आप बोलोगे सर नहीं नहीं, दोनों ही पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि दोनों के पास चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक के पास तो नेगेटिव चार्ज है और एक तो न्यूट्रल है। मैं बोलूँगा हाँ ठीक बात है, दोनों के पास ऑब्जेक्टिवली चार्ज नहीं मौजूद, पॉजिटिव चार्ज नहीं मौजूद। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ रिलेटिवली, जैसे ये बंदे के पास भी पैसे तो मौजूद नहीं थे, मगर रिलेटिवली ये ज़्यादा अमीर था, तो रिलेटिवली इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर जो न्यूट्रल बॉडी है दैट इज रिलेटिवली मोर पॉजिटिव, अलबत्ता ये खुद पॉजिटिव नहीं है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो होल है ना ये हमारे पास वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हम लोग जब इनको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि होल्स आर रिलेटिवली पॉजिटिव, तो इनका जो इफेक्ट आता है दैट इज ऑल्सो रिलेटिवली पॉजिटिव। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट नंबर बी, जिसके अंदर हम होल और इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। ये देखो बेसिकली होता यह है कि इलेक्ट्रॉन की ना कुछ कुर्सियां होती हैं। अगर लेट्स से ये कंडक्टर है ना, अगर ये कंडक्टर है ना तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही मूव नहीं कर सकते। अच्छा ये मैं आपको बहुत डम डाउन के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि हम लोग को समझ में आ जाए। ऐसा एक्चुअल में हो सकता 100% नहीं होता, बट मैं आपको बहुत डम डाउन करके समझा रहा हूँ जिससे हमें कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। लेट्स से मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन की कुर्सियाँ होती हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कुर्सियाँ होती हैं कंडक्टर के अंदर, जिन कुर्सियों के ऊपर ना इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बैठ सकता है। अब क्या करता है इलेक्ट्रॉन एक कुर्सी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पे जाता है। अब बात यह है कि एक कुर्सी ना एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे बैठ सकता है, एक डेजिग्नेटेड कुर्सी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे बैठ सकता है। इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बैठ गया, अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ गया तो अब यहाँ पे चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आके नहीं बैठा तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्या, न्यूट्रल। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा क्या, न्यूट्रल। तो मैं कह सकता हूँ कि कंडक्टर के अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूट्रल चार्ज होगा। जहाँ पे न्यूट्रल चार्ज होगा वो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा। अब मैं क्या करूँ, अब मैं आपको बोलूँ कि यार मैं इन दोनों जगहों को ना आपस में अगर कंपेयर करूँ, अगर मैं इन दोनों जगहों को आपस में कंपेयर करूँ तो ये जो जगह है ना ये रिलेटिवली पॉजिटिव है, ये रिलेटिवली पॉजिटिव है। ये क्या है, ये रिलेटिवली पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं है, बैठ सकता था, पोटेंशियल स्पेस थी लेकिन बैठा नहीं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल। नेचर के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर मौजूद होगा या पे कहीं मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी रखता होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसको तो हम लोग कहेंगे नेगेटिव पॉइंट, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी रखता होगा उसको हम लोग कहेंगे होल। और उस होल का जो चार्ज होता है दैट इज रिलेटिवली पॉजिटिव, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो होल पॉजिटिव है यानी वो जगह पॉजिटिव है, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस जगह का जो चार्ज है दैट इज रिलेटिवली पॉजिटिव टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन।
दिस इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। अगर ये कुर्सी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो मेरा भाई अभी जो इन दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के पढ़ेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक हम लोग को हमारी बात समझ में आती है। सो कॉन्सेप्ट ए, कॉन्सेप्ट बी, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट ए के अंदर हमने बोला कि अगर किसी के पास 0 पैसे हैं और अगर कोई कर्जे में है तो जो कर्जे वाला बंदा होगा वो ज़्यादा गरीब होगा एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसके पास 1 भी रुपया नहीं है, क्योंकि दैट इज रिलेटिवली रिचर। फिर हमने पढ़ा कि नेचर के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन किसी जगह पर एग्जिस्ट करेगा या फिर उसकी कुर्सी मौजूद होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो वो जगह नेगेटिव होगी और अगर नहीं करेगा तो वो जगह रिलेटिवली पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब अपने दिमाग से निकाल दो कि कुर्सी क्या थी, इंसान क्या था, इलेक्ट्रॉन क्या था। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल को पहले जब तक मैं बोलूँ नहीं ना, कहानी ही समझनी है। कहानी के अलावा कुछ भी नहीं समझता, नहीं डालना कि यार कुर्सी है तो ये होल होना चाहिए, नहीं डालना। मैं जब बोलूंगा ना डालो तब डालना, ठीक है। राइट, तो लेट्स से कि मेरे पास हाँ, मेरे पास एक बंदा यहाँ, बल्कि मेरे पास यहाँ पे एक कुर्सी है, मेरे पास यहाँ पे कुर्सियाँ मौजूद है। मेरे पास यहाँ पे 5 कुर्सियाँ मौजूद हैं। अब हुआ ही क्या कि इन 5 कुर्सियों पे ना मेरे पास एक आदमी आके बैठ गया, पहली कुर्सी पे, दूसरी कुर्सी पे और तीसरी कुर्सी पे। मेरे पास 3 आदमी आके बैठ गए। ठीक है, जब मेरे पास ये 3 आदमी आके बैठ गए ना, तो अब मेरे पास ये कुर्सी नजर नहीं आ रही। क्या ये कुर्सी यहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल है। नजर आ रही है? नहीं आ रही। मैंने इतना कहा कि मेरे पास यहाँ पे 5 कुर्सियाँ मौजूद थी, 5 में से 3 कुर्सियों पर आदमी आके बैठ गए। जब यहाँ पे आदमी आके बैठ गए तो मुझे ये कुर्सियाँ नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुर्सियाँ किसी जादुई तौर पर गायब हो चुकी है, बस ये आदमी इतने मोटे हैं कि नजर नहीं आ रही। ठीक है, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो। अब मैं इन आदमी को बोलता हूँ कि आप लोग एक काम करें हजरात, आप लोग ना एक एक कुर्सी आगे चले जाए, आप लोग एक एक कुर्सी आगे चले जाए। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मेरी बात मानते हैं और ये लोग एक एक कुर्सी आगे की तरफ चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक आदमी आ जाएगा, यहाँ पे एक आदमी आ जाएगा और मेरे पास जो कुर्सी होगी वो यहाँ पे फाइव हो गई, यहाँ वाली कुर्सी पे बैठ गया तो यहाँ वाली कुर्सी फाइव हो गई, यहाँ वाली कुर्सी पे बैठ गया तो यहाँ वाली कुर्सी फाइव हो गई। ठीक है, होपफुली हम लोग को यहाँ तक की बात समझ में आती है। और जो तीसरा बंदा था वो तो आगे निकल गया। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने देखा अपनी आंखों से कि जो मेरे लोग थे ना, ये एक एक सीट आगे चले गए, ये एक एक सीट आगे चले गए। तो मैंने इन लोगों का जो मूवमेंट थी वो ऐसे देखी, मैंने ऐसे देखी। ठीक है, अब ये तो मैंने देखा। ठीक है, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है इस पूरी चीज का, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो हो सकता है इस पूरी चीज का। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि कोई बंदा बोले कि ये आदमी आगे नहीं गए, ये कुर्सियां पीछे आ गई, ये कुर्सियां पीछे आ गई। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये भी तो दिख रहा है। अगर कोई बंदा इसको इस आदमी के पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि कुर्सियों के पर्सपेक्टिव से देखे तो पहले ये कुर्सियां पीछे थी, अब ये कुर्सियां आगे आ रही है। ठीक, अब ये कुर्सियां आगे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप ये देखो कि हमारे पास आदमी मूव कर रहे हैं या फिर आप ये देखो कि हमारे पास कुर्सियां मूव कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जो आदमी की मोशन होगी दैट विल बी अपोजिट टू द मोशन ऑफ द कुर्सियां। क्यों? क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शायद आगे आगे बोल दिया, आगे आगे नहीं, मूव करने का था खाली। तो हम लोग के पास समझ में आती है कि एक चीज के 2 पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये कि बंदे आगे बढ़े, दूसरा पर्सपेक्टिव ये कि कुर्सियां पीछे हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोग इसके अंदर डाल के देखते हैं कि भैया इसके अंदर क्या सेंस बनाते हैं। याद करो, अब आ जाओ। कुर्सियां क्या थी? कुर्सियां थे होल्स। आदमी क्या है यहाँ पे? आदमी है इलेक्ट्रॉन, आदमी है इलेक्ट्रॉन। कुर्सियां क्या है? कुर्सियां हैं होल्स। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इलेक्ट्रॉन तो आगे जा ही रहा है, जो कि एक्चुअल में आगे जा रहा है। कुर्सियां असल में तो पीछे नहीं आ रही। कुर्सियां तो रिलेटिवली लग रहा है कि जब आदमी आगे जा रहे हैं तो कुर्सियां पीछे आ रही है। ये होता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट के अंदर जब हम बोलते हैं कि फ्लो ऑफ होल्स होता है, यहाँ पे होल्स की मूवमेंट होती है। मैंने आपको ये भी कहा था कि दिस इज अ रिलेटिव मूवमेंट। तो ये इस वजह से होती है क्योंकि असल में इलेक्ट्रॉन तो आगे जाते हैं, होल्स आगे नहीं जाते, होल्स अपनी जगह पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन उनको छोड़ के चले गए तो अब हमें लगता है कि होल्स पीछे की तरफ आ रहे हैं। तभी हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो पीछे की तरफ नजर आता है। दैट इज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल करंट, जितना आपको आना चाहिए। मैंने आपको ये बात कही थी कि असल में तो नॉन कन्वेंशनल करंट ही पाया जाता है, एंड देयर इज इट। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो कन्वेंशनल करंट होता है दैट इज अ रिलेटिव करंट, एंड हियर इज दैट। होपफुली ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस होती क्या है। तो लेट्स से कि मेरे पास एक बंदा है जो कि भाग रहा है, मेरे पास एक बंदा है जो कि भाग रहा है और ये बंदा है हमारे पास, और इसको जाना है पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और लेट्स से इसको इस पूरे रास्ते को कवर करने में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेट्स से दैट इज 1 किलो जूल।
1 किलो जूल्स, और इसको टाइम लग रहा है लेट्स से 1 मिनट लग रहा है इसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसके रास्ते में ना एक अपोजिशन खड़ी कर दूँ, मैं इसके रास्ते में ना एक पहाड़ ले आऊँ कि भाई अब तो इसको कूद। तो अभी क्या करेगा, पहले जब इसको ऐसे करके जाना था, अभी क्या करेगा, अब ये ऐसे जाएगा, और फिर इसको यूं कूदेगा, फिर ये फिर यूं जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसके रास्ते के अंदर ना एक रुकावट लाया, मैं इसके रास्ते के अंदर एक पोजीशन ले आया। लेट्स से कि अगर ये पहले 1 किलो जूल की एनर्जी से इस पूरे रास्ते को कवर कर रहा था, अब जंप करने के लिए इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड भी। लेट्स से अब इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड भी आफ्टर द रुकावट दैट इज 1.2 किलो जूल्स, और लेट्स से अब इसको जो टाइम लग रहा है दैट इज ऑल्सो 1.5 मिनट्स। ठीक है, वी कैन से कि यार जब भी मैं इसके रास्ते के अंदर अपोजिशन लेके आऊँगा, उस वक्त इसका एक तो जाना मुश्किल हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी, और दूसरी बात ये कि इसको एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। दैट इज बेसिकली द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी हम लोग किसी भी चार्ज के रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा कर दें, तो उस चार्ज को एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर अप्लाई करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट रेजिस्टेंस, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस चार्ज के जो फ्लो होता है उसके अंदर हमारे पास अपोजिशन की वजह से द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिलीवर नहीं हो पाता। लेट्स से इस बंदे को 1 किलो जूल की एनर्जी थी उसके पास, ठीक है, उसके पास 2 किलो जूल की एनर्जी थी, उसको 1 किलो जूल की एनर्जी अपने पास कंजर्व रखनी थी आगे जाने के लिए। अब उसके पास कितनी बच गई, अब उसके पास बच गई 0.8 किलो जूल की एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमने उसकी वो एनर्जी जो उसको आगे इस्तेमाल करनी थी, हमने वो पहले ही इस्तेमाल कर ली, हमने उसको पहले ही ले लिया, तो वो उतनी एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाएगा जितनी एनर्जी उसको इनिशियली रिक्वायर्ड थी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि हमारे पे रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। जब हम लोग चार्ज की इलेक्ट्रॉन करंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है दैट रेजिस्टेंस विल बी इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इन ओम्स, इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज ओम्स, एंड इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी के रेसिप्रोकल जो चीज़ होती है उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं, यानी अपोजिशन इन द फैसिलिटेशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर हम लोग चार्ज को अपोज करें दैट इज रेजिस्टेंस, अगर हम लोग चार्ज को अलाउ करें दैट इज कंडक्टेंस। सही। उसके बाद हम लोग समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब इसको समझने से पहले ना हम एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी समझते हैं कि यार जब भी मुझे किसी दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है ना, मतलब मुझे किसी एक बंदे की दो चीज़ों को कंपेयर करना है, तो मैं एक वक्त पे एक ही वेरिएबल रखता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी बंदे की, लेट्स से मेरे पास एक लेट्स से मेरे पास एक सब्जेक्ट ए है और एक सब्जेक्ट बी है। ठीक है, अब मुझे देखना है इन दोनों में से IQ किसकी ज़्यादा है, मुझे देखना है कि इन दोनों में से IQ किसकी ज़्यादा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टेस्ट रख दूंगा, जिस टेस्ट के अंदर ये लोग एक लेट्स से पजल सॉल्व करेंगे, ठीक है, पजल सॉल्व करेंगे, दोनों पजल सॉल्व करेंगे। मैं इसके साथ ना पजल के फौरन बाद एक लेट्स से मैं एक वो रख दूँ, पुशअप चैलेंज रख दूँ कि आपको पजल सॉल्व करके 10 पुशअप भी मारने, तो ये क्या हो जाएगा, एक फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। अब मैं बोलूँ कि अब जो बेल बजाएगा ना पहले उसकी IQ ज़्यादा है, सही है, उसकी IQ ज़्यादा है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बावली वाली हरकत है, आपको IQ चेक करनी थी ना, तो आपने ये क्यों रखा, आपने ये रख दिया, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये बंदा, इसकी IQ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसने थोड़ा लेट पजल सॉल्व किया, लेकिन ये बंदा ना फिजिकली बहुत थका हुआ है, तो उसको पुशअप करने में बहुत देर लग गई, इसने पुशअप जल्दी करे, उसने जल्दी बेल बजा दी। आपको तो पता ही नहीं चला कि इसने जो बेल बजाई है वो जल्दी इस वजह से बजाई है क्योंकि इसकी IQ ज़्यादा थी, या फिर इस वजह से बजाई है क्योंकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। आपने एक वक्त पे दो वेरिएबल रख दिए, अब तो आप बता ही नहीं सकते कि हमारे पास IQ ज़्यादा है या फिर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है। तो एक बेहतर टेस्ट क्या होगा, ये होगा कि मैं दोनों का अगेन A और B को रखूँ, और मैं इनका जो टेस्ट रखूँ ना, मैं रखूँ कि भाई आप पजल सॉल्व करो, आप भी पजल सॉल्व करो, और जिसने पहले बेल बजा दी उसकी IQ ज़्यादा है। हाँ, अब हमें समझ में आएगा, अब जिसने पहले बजा दी भाई उसकी IQ ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास टेस्ट का जो पूरा दारो मदार था वो IQ पे नहीं था। हाफ ऑफ द टेस्ट वॉज बेस्ड ऑन द IQ एंड हाफ ऑफ द टेस्ट वॉज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्ट्रेंथ। हो सकता है किसी की IQ कम हो लेकिन वो फिजिकल स्ट्रेंथ में बेहतर हो, तो वो जल्दी बेल बजा दे। ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी सेट अ सिंगल वेरिएबल एट अ सिंगल टाइम, जब हमें किसी भी चीज़ को टेस्ट करना होता है। तो बात ये होती है कि यार जब भी साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि एक मटेरियल एक बेहतर कंडक्टर है
यहाँ पे एक मटेरियल थोड़ा बुरा कंडक्टर है, यहाँ पे एक मटेरियल बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो उसकी बात ये होती है कि उस मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ना चार्ज के फ्लो की, वो कम होती है। एक कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी वो सबसे कम होगी। लेट्स से मुझे कंपेयर करना है एक गोल्ड के पीस को एक आयरन के पीस से, कि इन दोनों में से कंडक्टेंस किसकी बेहतर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, अच्छा पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इससे पहले, ओम्स लॉ के अंदर पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। लेंथ, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और नेचर, ये वो चार चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। मटेरियल के लिए किसी भी सिनेरियो की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है कि वो उसके जो मटेरियल है वो किस नेचर का है, किस टेम्परेचर की बात हो रही है, जिस कंडक्टर की बात हो रही है उसके लेंथ क्या, उसका सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आप सरफेस एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आप लेंथ बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, आप मटेरियल को नेचर चेंज कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो मटेरियल अपने हिसाब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मटेरियल की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, इसके हम लोग ना क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि मैं गोल्ड लेता हूँ और मैं आयरन लेता हूँ, और मैं गोल्ड लेता हूँ 5 मीटर का और मैं आयरन लेता हूँ 2 मीटर का, और मैं बोलता हूँ कि यार अब ना मैं चेक करता हूँ कि एक गोल्ड बेहतर कंडक्टर है या फिर आयरन बेहतर कंडक्टर है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस आ गई, और यहाँ पे आ गई मेरे पास 6 ओम की। अब मैं बोलूँ कि यार क्योंकि आयरन की रेजिस्टेंस कम आई तो आयरन एक बेहतर कंडक्टर है, और क्योंकि गोल्ड की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई तो गोल्ड एक बदतर कंडक्टर है। आप बोलोगे नहीं सर आपने बहुत गलत किया। आपने गलत इस वजह से किया है क्योंकि आपने एक वक्त पे दो वेरिएबल रख लिए। जो पहला वेरिएबल था आपका, दैट वाज अवर नेचर, और जो दूसरा वेरिएबल था वो आपने रख दिया लेंथ। हमें क्या पता कि इस कंडक्टर ने जो ज़्यादा कंडक्टर रेजिस्टेंस दिखाई है वो इस वजह से दिखाई है क्योंकि गोल्ड एक बुरा कंडक्टर है, या फिर इस वजह से दिखाई है क्योंकि गोल्ड एक लंबा, हमने गोल्ड का जो पीस लिया वो ज़्यादा लंबा लिया, और ज़्यादा लंबे पीस के अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी। सही है। सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू टेक इन अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे कि यार बात तो सही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं गोल्ड भी 1 मीटर का लेता हूँ, अब मैं गोल्ड भी 1 मीटर का लेता हूँ, और अब मैं आयरन भी 1 मीटर का लेता हूँ, अब मैं आयरन भी 1 मीटर का लेता हूँ, और मैं टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट रख लेता हूँ। मैं टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट रख लेता हूँ। अब क्या होगा, अब जितनी रेजिस्टेंस गोल्ड प्रोवाइड करके, लेट्स से 0.5 ओम प्रोवाइड कर रहा है और ये कर रहा है 1 ओम, अब मैं कह सकता हूँ हाँ, अब जो गोल्ड है ना दैट इज अ बेटर कंडक्टर, और जो आयरन है दैट इज अ वर्स कंडक्टर। और ये चीज़ यूनिवर्सल होगी, ये चीज़ यूनिवर्सल होगी। कोई बंदा फ्रांस में बैठ के सेम टेस्ट करे सेम टेम्परेचर के ऊपर, कोई बंदा इटली में बैठ के करे, कोई बंदा पाकिस्तान में बैठ के करे, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सेट ऑफ कंडीशंस रखी, हमने वो रखी इन यूनिटरी मेजरमेंट्स। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है, और एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है, दैट इज अवर टेम्परेचर। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब भी रेजिस्टेंस की बात की जाएगी तो वी हैव टू कीप इन अकाउंट अ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस, कि लेंथ क्या है, सरफेस एरिया क्या है, टेम्परेचर क्या है, नेचर क्या है। लेकिन जब हम लोग उसकी बात करेंगे रेजिस्टिविटी की, तो दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर, पहली बात, बट इसको आप फिलहाल के साइड पे कर दो। दैट विल मेजरली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो मटेरियल कौन सा है। हम लोग घर पे कॉपर वायर इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। हम लोग घर पे कभी भी आप एल्यूमिनियम की वायर इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखोगे, दैट्स अ मेटल टू, बट उसकी जो कंडक्टेंस है दैट इज फार लेस देन कॉपर। एंड और हम लोग गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्ड इज अ बेटर कंडक्टर, बट हम लोग गोल्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि दैट इज नॉट इकोनॉमिकली सही। ठीक है, हम लोग बहुत महंगा पड़ेगा वो। तो हमें एक बात ये समझ में आ गई कि भैया हमारे पास ना एक चीज़ होती है दैट इज कंडक्टेंस, एक चीज़ होती है दैट इज रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस, और दैट इज एंड द अदर थिंग इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, क्या कि यूनिटरी मेजरमेंट्स में लिया जाए, जबकि जो रेजिस्टेंस होती है वो कहीं पे भी ले लो, आपको वो सेट ऑफ सर्टेन सेट ऑफ कंडीशन अपने दिमाग में रखनी होती है। इसका बहुत फेमस फॉर्मूला है दैट इज V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका जो सिंबल होता है दैट इज रॉ, एंड इसको हम लोग बोलते हैं ओम मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं ओम मीटर, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कंडक्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होती है, अच्छा मैं आपको कंडक्टेंस का ये बताना भूल गया। कंडक्टेंस को हम लोग लिखते हैं मो, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका जो सिंबल बनाते हैं वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सिंबल पे बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। एंड सेम गोज फॉर हेयर, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि हमारे पास ये है यहाँ पे। सही है। दैट्स प्रीटी मच इट रिलेटेड टू अवर कंडक्टेंस, कंडक्टर वगैरह वगैरह।
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू रेजिस्टेंस, उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पे आ जाएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर इज नथिंग बट कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी बढ़ रही है, दैट इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने क्या कहा, 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन। लेट्स से मेरे पास एक किसी मटेरियल के जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, लेट्स से वो है 1 ओम्स, लेट्स से वो है 1 ओम्स। तो मैं आपको बोलूँ कि अगर मैंने इस मटेरियल को 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेस्ट की इसकी रेजिस्टेंस, तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही थी 17 ओम, 17 ओम। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ले जाता हूँ 26 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब एक टेम्परेचर या फिर 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने से अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी मिलेगी, अब इसकी रेजिस्टेंस मिलेगी हमें 18 ओम। यानी 1 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन बढ़ाने से मेरे पास रेजिस्टेंस में कितनी बढ़ाई आ रही है, दैट इज अवर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब होता यह है कि ये ना पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हमने अभी देखा कि पॉजिटिव है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस इतनी बढ़ रही है। क्या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मटेरियल के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर या केल्विन बढ़ाने से हमारे पास रेजिस्टेंस गिर जाए। जैसे यहाँ पे अगर 25 हो रही थी, सॉरी 25 पे 17 थी, तो अब 24 पे ये हो गए हमारे पास 16। सर ये क्यों हुआ? यार ये होता है, और ये होता है हमारे पास इन सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पढ़ेंगे मेनली से तो। बट वहाँ पे अगर छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दूँ तो ये समझ लो कि हम लोग ना एनर्जी दे के जो वैलेंस बॉन्ड होता है ना, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं लेकिन जा नहीं पाते, हम उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देते हैं कि भाई तुम बाहर निकलो और तुम भी कंडक्शन कराओ। ठीक है, अभी यहाँ पे उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, बट सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट रख लो कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, मेजरली मटेरियल ऐसे होंगे जिनको टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू कम ऑन द मेन टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज अवर ओम्स लॉ। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ओम्स लॉ के ऊपर। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया शायद, कि हमारे पे जो कंडक्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं साइमन। कंडक्टर्स को हम लोग साइमन कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवेज, ओम्स लॉ। अच्छा, ये जो ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है? ओम्स लॉ हमसे कहता है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करोगे, तो दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यानी वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास जो करंट होगा वो बढ़ेगा। शर्त ये है कि जिस कंडक्टर के अंदर आप ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, कंडक्टर के अंदर आप ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए। अब जाहिर सी बात है यार, अगर मैं किसी कंडक्टर के अंदर करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो छोटा तो नहीं हो जाएगा, या फिर उसका सरफेस एरिया तो कम नहीं हो जाएगा। जाहिर सी बात है, किसी कंडक्टर के अंदर अगर मैं करंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ सकता है, दैट इज इट्स टेम्परेचर। ये कह रहा है कि अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर वोल्टेज प्रोवाइड करो और उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट ना आए, यानी उसकी रेजिस्टेंस ना बढ़े, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब ऐसा होगा कि आप जितना वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा, उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन एन ओमिक कंडक्टर। लेकिन अगर एक कंडक्टर जो कि इस लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी आप उसके ना वोल्टेज बढ़ाओगे, उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो ऐसा कंडक्टर कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। सही, यानी ऐसे कंडक्टर के अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज बढ़ाने से हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, उसके अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा, वो लीनियर नहीं होगा। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास हमारी वोल्टेज है, ये हमारे पास हमारा करंट, सॉरी ये हमारे पास हमारा करंट, ये हमारे पास हमारी वोल्टेज है।
सही है। अभी जो मैंने रेड से बनाया है दैट इज़ अ ओम्स लॉ कंडक्टर, दैट इज़ अ ओमिक कंडक्टर। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज बढ़ा है, जैसे रहा हूँ मैं वैसे वैसे उसका करंट बढ़ रहा है। जबकि एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसका वोल्टेज बढ़ा है, पहले तो करंट बढ़ा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, और इस पॉइंट पे जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो गिरने शुरू हो गई। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। ये हमारे पास जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। और याद रखने की बात कि जो ग्राफ है ना ओम्स लॉ का, इसके अंदर बेसिकली ये जो ग्रेडियंट है, दिस डज नॉट शो रेजिस्टेंस, दिस डज नॉट शो रेजिस्टेंस। ये क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास शो कर रहा है हमारी कंडक्टेंस। क्या शो कर रहा है? ये हमारे पास शो कर रहा है कंडक्टेंस। ठीक हो गया? अच्छा, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आप जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ाओगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारे पास कंडक्टर के पास एरिया होगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इतना बड़ा कंडक्टर है, मेरे पास इतना बड़ा कंडक्टर है, तो यहाँ पे कंडक्टर के एटम्स के पास ना बहुत ज़्यादा एरिया है। कंडक्टर के जो एटम्स है ना, उनके पास बहुत ज़्यादा रास्ता है, लेंथ है टू अपोज द इलेक्ट्रॉन। सही है। लेकिन जो सरफेस एरिया है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, तो अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा रास्ता है इस कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे ऐसे करके भी जा सकता है। सेम मिसाल है कि अगर आपके पास रोड चौड़ा है तो आप रश को ईजिली टैकल कर दोगे, लेकिन अगर मेरे पास रोड पतला है और लंबा है, तो जो रश होगा ना वो लीनियरली बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। ठीक है, वो लीनियरली बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल हम कराची वालों के लिए क्या है? यूनिवर्सिटी रोड। यूनिवर्सिटी रोड यूनिवर्सिटी रोड लंबा तो बहुत है, यूनिवर्सिटी रोड लंबा तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर जगह कम है। क्योंकि उसके अंदर जगह कम है तो हम लोग बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी रोड चौड़ा होता और उसके अंदर उतना ही ट्रैफिक जाता जितना अभी जा रहा है, तो इवन द फैक्ट कि हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड बहुत लंबा है या फिर यूनिवर्सिटी रोड के अंदर ट्रैफिक बहुत आता है, हम लोग तो आसानी से निकल जाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा हो जाती। ठीक है। फिर अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास, दैट इज़ द टेम्परेचर। दैट इज़ द टेम्परेचर। अभी जो टेम्परेचर है ये क्या करता है? ये टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। देखो ये मेरे पास मेरा कंडक्टर है, ये मेरे पास मेरा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अपने अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि मुझे से फ्लो कराने, मैं उनको भी इससे पास कराऊँ। तो होगा ये कि जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास बावले हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यूं यूं मूव करने शुरू कर देंगे मधुमक्खी की तरह। अब ये इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ यहाँ पे मूव करे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी मूव करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट लाएंगे। दिस इज कॉल्ड हिंड्रेंस। दिस इज कॉल्ड हिंड्रेंस। सही है। तो हिंड्रेंस क्या है? बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से जो कंडक्टर के अपने इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिशन शू कर देते हैं विद द पासिंग इलेक्ट्रॉन। जब वो अपोजिशन शू करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का मूव करना मुश्किल कर देते हैं, और जितनी ज़्यादा ये अपोजिशन होगी उतना कम हमारे पास जो कंडक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर पाएगा। तभी हम लोग कहते हैं कि टेम्परेचर जितना आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा वो उस इलेक्ट्रॉन को पासिंग को तंग करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है अल्फा। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या बताता है? अल्फा यह सिर्फ इतना बताता है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी बढ़ेगी। लेट्स से मेरे पास एक मटेरियल है जिसका अल्फा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कितना है? उसका अल्फा पॉजिटिव है 2। सही है। अगर मैं बोलूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसके जो टेम्परेचर कंडक्टेंस थी वो थी, सॉरी रेजिस्टेंस थी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो थी 5 ओम्स। तो अगर मैंने इसको 1 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितनी हो जाएगी? 7 ओम्स। 2 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितनी हो जाएगी? 9 ओम्स। अल्फा क्या है? हर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बढ़ती है। अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगी, या फिर कितनी कम होती है। अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो ये कम हो जाएगी। अल्फा का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली डेल्टा आर ओवर आर नॉट टी। ये समझते हैं क्या होता है? जो आर नॉट है इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितनी थी। डेल्टा आर का मतलब ये है कि फला टेम्परेचर पहुंचाने से या फिर फला टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया।
फला टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस में चेंज कितना आया। जैसे अगर मैं 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस में 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से चेंज कितना आएगा। दिस इज बेसिकली अवर अल्फा। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जिसका मुझे टेम्परेचर एट 0 डिग्री पता है, टेम्परेचर सॉरी रेजिस्टेंस से 0 डिग्री पता है, अब मुझे इसका टेम्परेचर निकालना है टेम्परेचर टी। अगर मुझे इसकी रेजिस्टेंस निकालनी है टेम्परेचर टी, तो उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? फॉर्मूला लगेगा आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को लगाने से मुझे उसका मिल जाएगा आपके पास क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस एट फाइनाइट टेम्परेचर। अच्छा, अगर मुझे ये पता लगाना है कि यार उसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेजिस्टेंस है कितनी, यानी मुझे आर नॉट पता लगाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रॉ एल ओवर ए, रॉ एल ओवर ए। ठीक है, रॉ क्या होता है? रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। अगेन रिवाइज करते हैं, अगर रिवाइज करें तो हमें पता चलेगा कि ओम्स लॉ इज नथिंग बट हमारे पास एक लॉ है जो कहता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है अनटिल जो टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर है वो बढ़े ना। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट कम हो जाएगा। अगर हम लोग रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएं तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर हम इसको पैरेलल में लगाएं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी रेजिस्टर के अंदर हमारे पास आ जाती है, अल्लाह का भला करे, अपोजिशन यानी रेजिस्टेंस आ जाती है, तो वो अपोजिशन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट होती है। हमें पता है जो एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज V इंटू आई, और हमें ये भी पता है जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज V इंटू सॉरी एनर्जी का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी, और जो पावर का फॉर्मूला है दैट इज V इंटू आई। ये बात हम सबको मालूम है। तो अगर मैं इस एनर्जी के दूसरे फॉर्मूले निकालूं तो इस एनर्जी के जो दूसरे फॉर्मूले निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पे V स्क्वायर आर ओवर टी, यहाँ पे इसका क्या निकलेगा? आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर आर। इससे हमें ये पता चला, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि पावर इज बेसिकली एनर्जी ओवर टाइम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा था, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। सही। अच्छा, ये जो फॉर्मूला अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर्मूले हमारे पास V इज इक्वल टू आई और फॉर्मूले से निकले। एक जगह पे हमने आई की जगह पे वीक सब्सटीट्यूट कर दिया, V और R वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, और एक जगह पे हमने V की जगह आई इंटू आर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीट डेसिपेशन। हीट डेसिपेशन क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ तो वापसी यहाँ पे मैं समझा नहीं रहा। सही। अच्छा, इस हीट डेसिपेशन को हम लोग फैंसी अल्फाजों में थॉमसन जूल मैकेनिज्म भी कहते हैं, थॉमसन जूल भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंडीशंस ऑफ ईएमएफ एंड वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज को हम लोग लोड भी कहते हैं। बेसिकली बात ये होती है कि यार आप समझो कि आप एक गाड़ी में जा रहे हो और इस गाड़ी से आपको, अच्छा आप एक गाड़ी में जा रहे हो, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो ना उस गाड़ी की बात यह है कि उस गाड़ी के अंदर उसकी जो एवरेज है ना वो है 1 किलोमीटर पर लीटर। मतलब 1 लीटर डालने से ये गाड़ी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका मतलब ये है कि मैंने लेट से इस गाड़ी के अंदर 1 लीटर का पेट्रोल डाल दिया, 1 लीटर का पेट्रोल डाल दिया। अब असूलन बात यह है कि ये जो गाड़ी होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर का जो मेरा डिस्टेंस है ना वो कवर करे। ये जो गाड़ी है असूली तौर पे ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये गाड़ी 800 मीटर पे आके रुक गई, ये गाड़ी 800 मीटर पे आके रुक गई। सही है। अच्छा, अब बात यह है कि गाड़ी 800 मीटर पे आके क्यों रुक गई? देखो, पहली बात तो ये है कि जब ये गाड़ी मूव करी ना तो इसको रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला, इसको रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला। अब ट्रैफिक में जब ये गाड़ी खड़ी रही तो इसकी जो एनर्जी थी, जो पेट्रोल को बर्न करके मूवमेंट करानी चाहिए थी, वो एनर्जी उसकी खड़ी खड़ी ज़ाया हो गई, वो एनर्जी उसकी खड़ी खड़ी ज़ाया हो गई, जिसकी वजह से उसका कुछ डिस्टेंस यहाँ पे उसका कुछ एवरेज गिर गया। और लेट्स से ये जो गाड़ी है इसके जो टंकी है उसके अंदर जंग लगा हुआ है, उसके अंदर रस्ट लगा हुआ है। अब होता है क्या है, जब आपके पास टंकी के अंदर रस्ट लगा हुआ होता है ना तो आपकी गाड़ी या बाइक का एवरेज गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि पेट्रोल उनके साथ रिएक्शन करने में ज़ाया हो जाता है। ठीक है, अब हुआ ये है कि इसके ऊपर रस्ट लगा। अब दो चीज़ों की वजह से इसका जो एक्सपेक्टेड डिस्टेंस था वो कवर नहीं हुआ और 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, कम डिस्टेंस कवर हुआ। पहली बात क्या
इसको रास्ते में ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से पेट्रोल ज़ाया हुआ, और इसको विद इन इटसेल्फ इसकी जो टंकी थी उसके अंदर जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो पेट्रोल बर्न होकर एनर्जी देना चाहिए था फॉर मोमेंट, वो पेट्रोल ज़ाया हो गया। मैं कह सकता हूँ कि इसके पास दो रेजिस्टेंस है, इसके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहर से आई। सेम यही चीज़ होती है हमारे बैटरी में। ये जो हमारे बैटरी होती है ना, इस बैटरी के ऊपर हमारे पास कुछ वैल्यू लिखी होती है। लेट्स से कि ये बैटरी हमारे पास है 9 वोल्ट की, तो ये 9 वोल्ट है ना, दिस इज द प्रॉमिस्ड वैल्यू, और जो प्रॉमिस्ड वैल्यू है ना दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इस बैटरी के अंदर सलाहियत है कि ये बैटरी 9 वोल्टेज का ईएमएफ आपको प्रोवाइड कर सकती है। बट आपके फ़ोन के ऊपर भी लिखा होता है कि आपकी जो बैटरी है वो लेट्स से 10 घंटे चलेगी या फिर 15 घंटे चलेगी, मगर वो इतनी चलती नहीं है। वो इतनी चलती क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास रेजिस्टेंसेज आना शुरू हो जाती हैं, जो रेजिस्टेंसेज हमारे पास उस बैटरी को उतना चलने नहीं देती। अब ये कैसे होता है? अच्छा, लेट्स से कि मेरे पास एक सर्किट है, लेट्स से मेरे पास एक सर्किट है जिसके एंड में मैंने एक बल्ब लगाया है, और यहाँ पे मेरे पास बैटरी है जिसकी जो वोल्टेज है वो दैट इज 10 वोल्टेज। ठीक है। अच्छा, अब बात ये हुई कि ये जो सर्किट है इसके वायर के अंदर कोई रेजिस्टेंस होगी, और वायर के अंदर रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, अभी जो बैटरी है ना, अभी जो बैटरी है ये भी खुद इलेक्ट्रॉन्स की जो बैटरी है ये भी खुद मैटर की बनी हुई है। अब मैटर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास हमारे बाकी क्या कहते हैं, अलग दीगर चीज़ें होती हैं। तो ये हमारे पास हमारी बैटरी है। अब इस बैटरी के अंदर होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। वैसा ही होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। वही है कि जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करे ना, तो इसका जो पानी होता है बैटरी का, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी के अंदर भी जाहिर सी बात है, क्योंकि मटेरियल का बना हुआ है और मैटर का बना हुआ है। मैटर के अंदर हमारे पास अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करेंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो चार्ज हमारे पास बैटरी के अंदर ऐसे करके मूव हो रहा था, इसको हमारे पास क्या मिलेगी? इसको हमारे पास मिलेगी अपोजिशन। और हमें पता है अपोजिशन को हमने ऊपर क्या कहा था? इसको हमने कहा था रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस इसको सर्किट से मिल रही है? नहीं सर, ये रेजिस्टेंस तो विद इन द बैटरी इटसेल्फ है। जैसे यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी ये वाली रेस्ट की वजह से, ये विद इन द कार इटसेल्फ थी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब ये जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज पहुंचेगा, यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल पहुंचेगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल पहुंचेगा दैट विल बी बेसिकली अवर क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल विल बी बेसिकली अवर ईएमएफ माइनस वो रेजिस्टेंस, यानी वो वोल्टेज जो कि हमारा इस रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हुआ, यानी आई इंटू आर। और ये जो आर कौन सा? ये छोटा वाला आर है। छोटा वाला आर क्या बता रहे? कि वो वोल्टेज है जो कि इस बैटरी का ज़ाया हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके इंटरनल हमारे पास रेजिस्टेंस थी। तो अगर मुझे टर्मिनल पे पोटेंशियल निकालना है ऑफ अ बैटरी विच इज डिस्चार्जिंग, तो मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा। अगर मुझे मालूम करना है इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल कितना था, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा आई इंटू आर प्लस आर। ये जो आई इंटू आर हो जाएगा ये बैटरी का मेजर पोटेंशियल बताएगा, और ये छोटा वाला आर है, इसे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि वो कितना पोटेंशियल है जो कि बैटरी का ज़ाया हुआ, वो कितना पोटेंशियल है जो कि बैटरी का ज़ाया हुआ। ये वो पोटेंशियल है जो कि पहुंच गया, और ये वो पोटेंशियल है जो कि ज़ाया हुआ, जो कि ज़ाया हुआ। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा जो कि बैटरी ने प्रोवाइड किया। सही। आई न्यू ये टॉपिक कन्फ्यूजिंग है, इसको मैंने क्लास में 3 से 4 दफ़ा समझाया था। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टॉपिक असल में ऑनलाइन समझाने में बहुत मुश्किल होती है, मतलब रिकॉर्डेड में, क्योंकि बच्चे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं फिर से समझा देता हूँ। कुछ वोल्टेज हमारे पास बैटरी के विद इन ज़ाया हो गया, और कुछ वोल्टेज हमारे पास टर्मिनल तक पहुँचा। अगर मैं उस वोल्टेज को मिला दूं जो कि हमारे पास बैटरी के अंदर ज़ाया हो गया उस वोल्टेज से जो कि टर्मिनल पे पहुंचा, तो मुझे वो टोटल वोल्टेज मिल जाएगा बैटरी का जो कि उसने प्रोवाइड किया। और जो टोटल वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करने की प्रॉमिस करती है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ईएमएफ। ये बात मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। ठीक है। क्या हमारे पास जो वोल्टेज टर्मिनल पे पहुंचेगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द ईएमएफ? जी सर, बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ने बहुत सारा वोल्टेज गिरा दिया। ठीक है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं जो ईएमएफ होती है that is more than terminal voltage when we are discharging।
एंड वी आर डिस्चार्जिंग द बैटरी। सही। अगर मैं इस लोड को हटा दूँ, अगर मैं सर्किट को ओपन कर दूँ, तो जाहिर सी बात है जब सर्किट ओपन है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ईएमएफ जो होगी वो बराबर हो जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल के। दिस इज द केस ऑफ ओपन सर्किट। जब मैं सर्किट को ओपन कर दूंगा ना तो ईएमएफ बराबर हो जाएगी टर्मिनल पोटेंशियल के। अच्छा, अगर मुझे इस बैटरी को चार्ज करना हो, लेट्स इस बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ लेट्स से 0.4 वोल्टेज, लेट्स से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0.4 वोल्टेज। और अगर मैं इस बैटरी को लोड के थ्रू चार्ज करना चाह रहा हूँ, जिसका जिसको हम लोग वीटी भी कहेंगे, क्योंकि लोड को हम लोग वीटी कहते हैं, जो टर्मिनल पे पोटेंशियल आता है या जाता है उसको हम लोग वीटी कहते हैं। और मैं बोलूँ कि यार क्योंकि मेरे पास बैटरी 10 वोल्ट की थी तो मैं इसको चार्ज भी 10 वोल्ट से ही करूँगा, तो क्या मेरे पास बैटरी 100% चार्ज हो सकेगी? क्या मेरे पास जो बैटरी है जिसको मैं चार्ज कर रहा हूँ ये 100% चार्ज हो सकेगी? सर आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 0.4 वोल्टेज है ना, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास अपोज करेगी उस चार्ज को। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 वोल्टेज बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 9.6 वोल्टेज हमारे पास बैटरी को चार्ज करेगी, जबकि जो 0.4 होगी ना ये इस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करेगी। बात समझे? जब मैंने बैटरी को चार्ज करने की कोशिश की उतने ही वोल्टेज से जितने बैटरी का ईएमएफ है, तो बैटरी 100% चार्ज नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको 100% चार्ज होने का अलाउ नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बोलूँगा कि यार बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, तो मैं 10.4 वोल्टेज प्रोवाइड करता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरे पास बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी, क्योंकि जो 0.4 होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मार देगा और जो बाकी 10 वोल्टेज होगा वो बैटरी को चार्ज कर देगा। यानी इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग जो ईएमएफ होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द टर्मिनल पोटेंशियल। दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग। ठीक हो गया? सो दिस इज प्रीटी मच इट। एक जुमला होता है वो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, इस जुमले को मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था जब बच्चे ने पूछा था, बट अगेन इसको पूरा एक्सप्लेन करने की इतनी नीड है नहीं। वो जुमला क्या कहता है? मैक्स पावर ट्रांसफर उस सिचुएशन में होगा, मैक्स पावर ट्रांसफर उस सिचुएशन में होगा जब टोटल रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इस केस में जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 50%, यानी हमारे पास एफिशिएंसी आधी हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है दैट इज व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट्स प्रीटी मच इट। हमने ये वाला चैप्टर जितना भी था पूरा कवर कर लिया।